हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की। आपको राजनीतिक पार्ट है, उसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो पार्ट है ये, इसमें से अधिकतर प्रश्न है इसी में से आने वाले। दोस्तों आप अच्छी तरीके से इसको देखिए, अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए और नोटबुक में नोट करते हुए याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है और बोर्ड परीक्षा के लिए आपको अच्छे अंक दिलाने वाला है। तो सेशन को पूरा देखिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी अपने मित्रगण हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान का दोस्तों जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? आप सभी को ज्ञात है कि पाकिस्तान कब होता है आज़ाद। 14 अगस्त 1947 को क्या पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न हमारा कि 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने विधानसभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया, उसे किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस भाषण को जाना जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है और बोर्ड के अंदर आने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, हिंसा व विस्थापना की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? हिंसा व विस्थापना की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1947 को हिंसा व विस्थापना की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने भारत की जनता को किस स्थान से संबोधित किया? 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने, उस समय भारत की जनता को किस स्थान से संबोधित किया? तो लाल किला नई दिल्ली से भारत की जनता को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बनता है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां थी। पहली थी दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना करना और दूसरी थी समाज में गरीब व वंचित तबके का विकास कैसे करना। ये दोस्तों दो जो है प्रमुख चुनौतियां थी, लोकतंत्र की स्थापना करना और समाज में गरीब व वंचित तबके का विकास करना। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो इसे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहा जाता है। नेक्स्ट है नवा प्रश्न हमारा कि 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले दो प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न पहला है फैज मोहम्मद फैज और दूसरा है अमृता प्रीतम। कौन दोस्तों? फैज मोहम्मद फैज और अमृता प्रीतम। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, भारत विभाजन का आधार क्या था? भारत विभाजन का आधार धर्म था। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है हाफ ईयरली के अंदर। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, द्वीप राष्ट्रवाद का नारा किसने दिया? द्वीप राष्ट्रवाद का नारा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना व मुस्लिम लीग ने द्वीप राष्ट्रवाद का नारा दिया था। ये आप सभी को दोस्तों पता ही है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारत विभाजन की योजना है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 15वां प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, 1951 में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या थी? 1951 में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत है मुस्लिम जनसंख्या थी? तो 12% है और मुस्लिम जनसंख्या थी। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, विभाजन पर बनी किन्हीं दो फिल्मों के नाम लिखिए। दोस्तों भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ इस पर दो फिल्म बनी थी, उन फिल्मों का नाम क्या है? पहली है दोस्तों गर्म हवा और दूसरी है पिंजर। क्या दोस्तों? गर्म हवा और पिंजर दो फिल्मों के नाम है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित दो राज्यों का नाम लिखिए। दोस्तों भारत पाक विभाजन से सबसे अधिक दो प्रभावित राज्य, एक थे पंजाब और दूसरा था पश्चिम बंगाल।
इसको आपको ध्यान में रखना। 19वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहाँ रखा? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1948 को कोलकाता में। कहाँ रखा दोस्तों? 26 जनवरी 1948 के अंदर कोलकाता के अंदर रखा था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपका 21वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कितनी थी? 565 थी। नेक्स्ट है दूसरा, अंग्रेजों की भारत के प्रति क्या नीति थी? अंग्रेजों की दोस्तों भारत के प्रति नीति थी फूट डालो और राज करो। कौन सी नीति थी? फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, सबसे पहले किस राज्य के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? सबसे पहले किस राज्य के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है त्रावणकोर के राजा ने। किसके? त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, संविधान सभा में शामिल होने से किस रियासत के नवाब ने मना किया? तो भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से मना किया। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, देशी रियासतों के एकीकरण के लिए किसने विशेष प्रयास किए? तो देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष ने क्या किए? विशेष प्रयास किए थे। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को एकीकरण में विशेष योगदान रहा, इसलिए उन्हें दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न कि रजवाड़े के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? दोस्तों रजवाड़ों के जो शासक है दोस्तों भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र होता था, उस पर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे। उसे कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाफ ईयरली के अंदर ये पूछा जा चुका है। हाफ ईयरली का सारा जो पेपर है वो मैंने मेरे इस चैनल पर ही डाला है, तो आप ज़रूर देखिए, आपको उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हाफ ईयरली से सीधे प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। आपको ये भी पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न हाफ ईयरली में आए हैं। 90% दोस्तों, मात्र 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जो पेपर है वो वार्षिक परीक्षा से पहले रिवाइज करता है फिर से, बाकी कोई नहीं करता है। ये मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो हाफ ईयरली का पेपर फिर से देखें, क्योंकि उसमें देखें क्यों दोस्तों, उसमें से सीधे प्रश्न आएंगे ना, एक नहीं 5 प्रश्न उसमें से सीधे आएंगे। मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कैसे, कि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरे पास अर्धवार्षिक का पेपर है, आपका वार्षिक मिल जाएगा, तो उनको दोनों में से दोस्तों कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है ना, आप निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे, उसे ज़रूर देखिए दोस्तों। आपको एक दिन क्या बनना है दोस्तों? मेरिटर बनना है। तो मेरिटर बनने के लिए दोस्तों हर एक पहलू को आगे रहना है दोस्तों। 100 विद्यार्थियों से जो एक विद्यार्थी आगे रहेगा और निश्चित रूप से हर कदम में आगे रहेगा, तो सफलता निश्चित रूप से अच्छी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है, ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाइयों से हुआ। दोस्तों ऐसी 4 रियासतों के नाम बताने हैं जिनका एकीकरण दोस्तों भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ था। पहली थी आपका जूनागढ़ रियासत, दूसरी हैदराबाद, तीसरी मणिपुर और चौथी जम्मू कश्मीर। ये 4 ऐसी रियासतें थी जिनका जो भारतीय संघ में जो एकीकरण है वो कठिनाइयों से हुआ था। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना के किसानों ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, 29वां प्रश्न है, हैदराबाद रियासत के शासकों को क्या कहा जाता था? हैदराबाद जो रियासत थी उनके शासकों को निजाम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 30वां प्रश्न, हैदराबाद का निजाम आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है रजाकार। किस नाम से दोस्तों? रजाकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार किया गया? तो हैदराबाद में भारत का विलय किस प्रकार किया गया? सैनिक हस्तक्षेप से हैदराबाद का भारत के अंदर विलय किया गया। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है महाराजा बोध चंद्र सिंह ने हस्ताक्षर किए। मणिपुर के किस राजा ने दोस्तों? महाराजा बोध सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, भारत का वह कौन सा प्रांत है जहाँ सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न
है। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की बात की? तो इसका राइट आंसर है 1920 के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर क्या की राज्य पुनर्गठन की बात कही। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, भाषा के आधार पर किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन किए? तो इसका राइट आंसर है मद्रास प्रांत में। किस में दोस्तों? मद्रास प्रांत में। नेक्स्ट है मैं बात करता हूँ 36वें प्रश्न की, आंध्र प्रदेश में अलग राज्य की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर है पोट्टी श्री रामुलु। कौन थे दोस्तों? पोट्टी श्री रामुलु की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य के निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 38वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा कब की? दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए घोषणा की। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनता है दोस्तों? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। कब? 1953 में। कौन बनता है? राज्य पुनर्गठन कब बनता? उसका गठन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 40वां प्रश्न कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हुए केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हुए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बनाया गया? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से दोस्तों एक नया राज्य तेलंगाना बनता है, जो कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। आपसे पूछा ना कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है। और राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर देवे, ताकि आपके BSTC के अंदर पूछा जा सकता है राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। नेक्स्ट है दोस्तों 42वां प्रश्न, वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्य बने? तो वर्ष 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने। इन राज्यों का निर्माण क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से किया गया था। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य बने? तो मिजोरम और अरुणाचल है दोस्तों 1987 में बने थे। ठीक है। 44वां प्रश्न है, 1972 में असम से कौन कौन से राज्य बनाए गए थे दोस्तों? तो इसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा असम से बनाए गए थे। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, नागालैंड राज्य कब बना? नागालैंड राज्य कब बनता दोस्तों? 1963 में नागालैंड बनता है। 46वां प्रश्न है, 1966 में पंजाब में कौन कौन से राज्य बनाए गए? तो इसका राइट आंसर है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 47वां प्रश्न की। 47वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो दोस्तों उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को समझाते हुए राज्यों को पुनर्गठन समझाइए और सिफारिशों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन किया गया। एक छोटा प्रश्न आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? तो इसको आप बताना है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सिफारिशें की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ की बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण में आगे वर्णन करता हूँ। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस पार्ट में से, ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जो प्रश्न बड़ा प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और इसमें एक प्रश्न ये बनेगा, राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां आई? ये प्रश्न बनने की पूरी दोस्तों संभावना है। इसलिए दोस्तों दोनों प्रश्न अच्छी तरीके से याद करके जाएं। और नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर आलोचनात्मक वर्णन पहला है दोस्तों इसके अंदर, एक लोकतांत्रिक कदम, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। दूसरा है दोस्तों सीमांकन का समरूप आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन से राज्यों को एक समरूप आधार मिला। ठीक है। चौथा है एकता का बल, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। और चौथा है विभिन्नताओं के सिद्धांत को स्वीकृति, यानी भाषा व राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। ये इसके अंदर दोस्तों क्या हो गए? आलोचनात्मक वर्णन है। नेक्स्ट है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्वतंत्र भारत के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे वेरी बोर्ड के अंदर ये प्रश्न निश्चित रूप से मिलने वाला है। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ ले। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 101%, यानी 101% ये प्रश्न आपको मिलने वाला है, यानी 100% आपको क्या है ये प्रश्न दोस्तों बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट है दोस्तों, जो हमारा प्रश्न है वो समकक्ष भारत के कौन कौन सी चुनौतियां यहाँ पहले के अंदर पूछा जा चुका है और वर्तमान में भी आपसे बोर्ड के अंदर भी आएगा। पहली चुनौती थी दोस्तों इसके अंदर कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती प्रमुख चुनौती थी। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं और इसमें एकता कायम करना एक चुनौती थी, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र और उप क्षेत्र की पहचान को बनाए रखते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम रखना था। दूसरे देशी राज्यों को भारतीय संघ में विलय के लिए राजी करना एक गंभीर संकट था। दूसरी चुनौती थी दोस्तों कि लोकतंत्र को बनाए रखना। देश के सामने दूसरी प्रमुख समस्या देश में लोकतंत्र को कायम करने की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया, लेकिन भारतीय जनता जहां अशिक्षित वर्ग बड़ा था, वहां लोकतांत्रिक व्यवहार जो संविधान पर आधारित हो बनाया रखना एक गंभीर चुनौती थी। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सबसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति तक न्याय मिले, ये भी एक चुनौती थी। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक चुनौती क्या थी दोस्तों। आर्थिक विकास हेतु रूपरेखा तैयार करना। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने आने वाली तीसरी प्रमुख समस्या थी भारत के आर्थिक विकास के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करना। अतः देश के सामने संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार गरीबी को खत्म करने के लिए योजना बनानी। नेक्स्ट है दोस्तों 50वां प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण को समझाइए। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत के समकक्ष एकीकरण मुख्य समस्या थी दोस्तों। इसमें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है विभाजन, विस्थापना और पुनर्वास। स्वतंत्रता के बाद दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों को अपने अपने घरों को छोड़कर स्थानांतरण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्थानांतरण बहुत दुखद था। इन सभी लोगों को रहने और जीविका व्यापन की व्यवस्था करना भारतीय सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। संविधान में सभी लोगों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके इस चुनौती से निपटने का प्रयास किया गया। दूसरा था दोस्तों इसके अंदर रजोड़ों का विलय। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग कितने 565 देशी रियासतें थी, जिनमें से बहुत सी रियासतें या तो अपने आप में स्वतंत्र रखना चाहती थी या पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखती थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ ने 15 अगस्त 1947 से पहले लगभग सभी रियासतों पर सीमा भारत से लगती थी और उन भारत में विलय हो चुका था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुरी रियासतों विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेष प्रयास करने पड़े। नेक्स्ट है तीसरा, राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद भारत के बहुत से राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं के निर्धारण की मांग उठने लगी। इसके समाधान के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और 1956 में इसी परिसरों के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इसमें देश में एकता और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास दृढ़ हुआ और इस प्रकार भारत का एकीकरण हुआ। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 51वां प्रश्न है, भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का विवेचन कीजिए। भारत के विभाजन में आने वाली क्या क्या कठिनाई थी, इसका विवेचन कीजिए। पहली थी दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना। स्वतंत्रता के समय दो क्षेत्र, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में थे, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पूर्वी और पश्चिम मुस्लिम बाहुल्य संख्या वाले क्षेत्रों को जोड़कर एक किया जा सके। ठीक है। दूसरा है प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पाकिस्तान में जाने के लिए राजी न होना। मुस्लिम बहुल हर क्षेत्र पाकिस्तान में मिलना चाहता तो ऐसा भी नहीं था, विशेष रूप से पश्चिम सीमा प्रांत, जिसके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा है पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। यानी तीसरी कठिनाई ये थी, बंगाल और पंजाब के जो अनेक हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी थी, इन प्रांतों को बंटवारा किस आधार पर किया जाए, ये भी एक समस्या थी। नेक्स्ट है चौथा, इसके अंदर है दोस्तों अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की दोस्तों समस्या क्या थी? सीमाओं के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। ये लोग परेशानियों से गुजर रहे थे। जैसे ही देश का विभाजन हुआ, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले प्रारंभ हो गए। आबादी अनियोजित रूप से स्थानांतरित हुई, बहुत से लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और इस प्रकार विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और संपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि दोनों समुदायों को हिंसा का भी शिकार होना पड़ा।
ये दोस्तों थी भारत के समकक्ष चुनौतियां। और नेक्स्ट है हमारा 52वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये 52 प्रश्न है। इस पार्ट के सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। फिर से मैं 20-20 मिनट के वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप बोर्ड से पहले मात्र इनको फटाफट से वापस से अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले, ठीक है। जब आपका सुबह बोर्ड होगा 9 बजे से 11 बजे तक, शाम को दोस्तों आप 12 बजे, अगले पहले दिन की 12 बजे से लेकर के शाम को 12 बजे तक, यानी आप 10 घंटा में पूरी आपकी जो बुक है उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इस पर दोस्तों मैं पहला इसका राइट आंसर है देशी रियासतों के विलय की समस्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान बहुत रहा था। दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी स्वतंत्रता से तुरंत पहले ब्रिटिश शासन के घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही देशी राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। ये देशी राज्य अपनी मर्जी से चाहे तो भारतीय या पाकिस्तान में मिल जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, ये फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दिया गया। ये एक गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत की अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से हल किया। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समस्या को निम्नलिखित 3 बिंदुओं के आधार पर समाधान किया। पहला बिंदु है दोस्तों कि एकीकरण का दौर। प्रथम चरण स्वतंत्रता के समय तक अधिकांश भारतीय राज्यों ने भारतीय संघ में स्वेच्छा से अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे क्या कहा गया दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पीछे मैंने इसको पढ़ाया आपको। इस प्रकार हस्ताक्षर का अर्थ है कि राज्य भारत का अंग बनने के लिए सहमत है। जो राज्य अपनी सहमति से कि मैं भारत का अंग बनने के लिए तैयार हूँ, पहले तो ये एकीकरण का अपना है। दूसरा है दोस्तों अधिमिलन मणिपुर, यानी मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, परंतु सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और रणनीति के कौशल से भारत में मिलाया। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई से भारत में मिलाया। कश्मीर में राजा हरि सिंह के समय पाक ने आक्रमण कर दिया और जिसे भारत ने सैनिक सहायता दी और राजा ने भारत के विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए। तीसरा दोस्तों ये आज का हमारा जो है वो पूरा हो गया आज का सेशन, और कल मैं दोस्तों आपका जो अगला पार्ट है ये लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों इस पार्ट को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट के सभी पार्ट दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद और आशा है कि ये पार्ट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे। अच्छी तरीके से दोस्तों बार बार रिवाइज कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।